हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज जो मैं टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूँ वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन सिविल केसेज। ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी हमें ये बताता है कि कब प्लेंटिफ की प्लेंट होनेबल सिविल कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। ऑर्डर 7 रूल 11 के 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर ये होनेबल सिविल कोर्ट के अंदर डिफेंडेंट के द्वारा या कोर्ट को सो मोटो लगे कि प्लेंटिफ की प्लेंट के अंदर 6 पॉइंट्स में जो डिफाइन किए गए हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में, अगर वो प्रूफ हो जाते हैं तो प्लेंटिफ की प्लेंट है वो रिजेक्ट की जाएगी। ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन कभी भी बाय डिफेंडेंट या कोर्ट सो मोटो एक्शन लेकर प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो बिफोर पासिंग द जजमेंट ही फाइल की जा सकती है। अब हम ऑर्डर 7 रूल 11 की बेयर लैंग्वेज बेयर एक्ट में देखेंगे कि ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या कहा गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेज। कि प्लेंटिफ की प्लेंट है जो कि इन फ्लोइंग केसेस के अंदर रिजेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो सेल भी किया गया है कि इट्स मीन अगर प्लेंटिफ की प्लेंट में ये ए से लेके एफ तक अगर कोई भी पॉइंट प्रूफ होता है तो प्लेंटिफ की प्लेंट है वो रिजेक्ट की ही जाएगी। यहाँ पर कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर अपनी यूज़ नहीं कर सकती, इट इज़ मैंडेटरी। तो अब हम रूल 11 का ए देखेंगे, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, लेकिन सूट फाइल के दौरान जो प्लेंट फाइल की गई उसमें प्लेंटिफ ने अपने सूट के बारे में कहीं भी कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया गया। कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर हम वो कहेंगे कि किस बेस पर, किस आधार पर प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल किया, कि जो मेन कारण है आपका सिविल कोर्ट में आने का वो ही आप अपनी प्लेंट में डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, तो प्लेंटिफ की प्लेंट है वो रिजेक्ट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ एक सूट फॉर पोजेसन फाइल किया, लेकिन प्लेंट के अंदर प्लेंटिफ ये ही नहीं डिस्क्लोज कर पाया कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को कब डिस्पोजेशन किया और डिस्पोजेशन होने के बाद में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए, कोई डेट नहीं बताई कि प्लेंटिफ ने कब क्या क्या किया, तो इस बेसिस पर आपकी प्लेंट है वो होनेबल कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। रूल 11 का बी पॉइंट कहता है, वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड। कि आपने जो रिलीफ सूट के अंदर क्लेम किया है उसकी प्रॉपर वैल्यूशन ही नहीं की। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ ने एक सूट फॉर पोजेसन फाइल किया कि ये मकान मेरा था और डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को डिस्पोजेशन कर दिया और उस मकान की जो वैल्यूशन है वो 15 लाख है, लेकिन प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में उस मकान की जो वैल्यूएशन की वो 10 लाख की। तो इन केसेस के अंदर भी जो प्लेंटिफ की प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो प्लेंटिफ की प्लेंट है वो डायरेक्ट रिजेक्ट ना करके उसे कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करके आओ, और प्रॉपर वैल्यूएशन करने के बाद में आप नेक्स्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अगर जो प्लेंटिफ को होनेबल सिविल कोर्ट ने टाइम दिया है कि भी प्रॉपर वैल्यूएशन के लिए, अगर उस टाइम पीरियड के दौरान भी प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर पाता प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ की यहाँ पर प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। रूल 11 का सी कहता है, वेयर द रिलीफ क्लेम इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर इनसफिशिएंट स्टाम्प। हम सी को बी का ही पार्ट कह सकते हैं कि प्लेंटिफ ने अपने सूट में
जो रिलीफ क्लेम किया उसकी जो वैल्यूशन है वो तो प्रॉपर की, लेकिन उस वैल्यूशन के ऊपर जो कोर्ट फीस लगनी, जो स्टाम्प लगना था, वो आपने पूरे नहीं लगाए। जैसे कि अभी लास्ट एग्जांपल मैंने कहा कि 15 लाख की वैल्यूशन थी, आपने 15 लाख की वैल्यूशन कर दी प्लेंटिफ ने, लेकिन उसके बाद प्लेंटिफ ने जो उसके ऊपर स्टाम्प लगने दे, एग्जांपल के तौर पे अगर 10,000 रुपये के स्टाम्प लगने थे लेकिन प्लेंटिफ ने 8,000 के स्टैंप लगाए, तो उन केसेस के अंदर भी प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ भी प्रोवाइजो है कि टाइम कोड देगी प्लेंटिफ को कि आप प्रॉपर स्टाम्प लगाएं। अगर उस टाइम के दौरान प्लेंटिफ अगर प्रॉपर स्टाम्प नहीं लगाता तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे जूही चावला वाला केस था 5G वाला, इसी बेस पर जूही चावला की जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हुई, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्टाम्प नहीं फाइल किए गए और जूही चावला की जो प्लेंट थी वो रिजेक्ट की गई। इसके बाद में आता है डी, वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, लेकिन जो सूट फाइल किया गया वो पहले से ही टाइम बार्ड है बाय एनी लॉ। एनी लॉ मीन्स कि भी किसी भी लॉ द्वारा वो टाइम बार्ड है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया, लेकिन वो सिविल कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया है अगर ए दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पर बी के खिलाफ सूट फाइल करता है तो सेक्शन 11 ऑफ CPC कहता है कि वो सूट फाइल नहीं हो सकता। तो इस तरह सेक्शन 11 से बार्ड हो गया। स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 कहता है, सॉरी सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी सिविल सूट है सेक्शन 6 ऑफ SR एक्ट के अंडर अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं फाइल हो सकता। तो यहाँ भी ये बार्ड बाय लॉ हो गया। इसी तरह लिमिटेशन में हर सूट के लिए अलग अलग टाइम फिक्स किया गया है कि प्लेंटिफ कब कितने टाइम के बाद में कॉज ऑफ एक्शन के बाद में सिविल सूट फाइल कर सकता है। अगर उस टाइम के अंदर सिविल सूट फाइल नहीं होता और वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट हो गया। तो उन केसेस के अंदर भी अगर सिविल सूट फाइल करता है प्लेंटिफ तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर प्लेंट रिजेक्ट की जाएगी। इसके बाद आता है रूल 11 का ई, वेयर इट इज़ नॉट फाइल इन डुप्लीकेट। प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया, प्लेंट भी फाइल कर दी, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी नहीं लगाई, उन केसेस के अंदर भी प्लेंटिफ की जो प्लेंट है वो सिविल कोर्ट द्वारा रिजेक्ट की जाएगी। इसके बाद रूल 11 का एफ कहता है, वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9, कि अगर प्लेंटिफ ने जो रूल 9 है ऑर्डर 7 का अगर वो ही कंप्लाई नहीं किया तो उन केसेस के अंदर भी प्लेंटिफ की प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ऑर्डर 7 रूल 9 कहता है, वेयर द कोर्ट ऑर्डर डेट द समन्स टू बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट्स इन द मैनर provided in Rule 9 of Order 5, it will be directed the plaintiff to present as many copy of plaint on the plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order, along with request fees for service of someone on the defendants. Order 7 Rule 9 सिंपल सी कहता है कि आपने प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, अगर सूट फाइल के दौरान कोर्ट ने ऑर्डर किया समन्स के लिए, लेकिन आपने विद इन 7 डेज जितने डिफेंडेंट्स थे, जितनी आपने पार्टी बनाई थी एज डिफेंडेंट, उतनी कॉपीज प्लेंट के साथ अटैच नहीं की और जो फीस है समन्स के लिए वो फाइल नहीं की, तो उस स्टेज पर भी प्लेंटिफ की जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ए से लेके एफ तक अगर ये हॉनेबल कोर्ट के सामने पॉइंट्स आते हैं तो हॉनेबल कोर्ट है प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट कर देगी। ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड द टाइम फिक्स बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाइंग द
रिक्वेस्टिंग स्टैम्प पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। प्रोवाइजो जो है सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 में बी और सी के लिए कहा गया है कि बी और सी के अंदर जो वैल्यूएशन और इनसफिशिएंट स्टाम्प के लिए तब तक प्लेंटिफ को टाइम नहीं देगी अगर कोर्ट को ये ना लगे कि किसी रीजन के कारण प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर पाए और स्टाम्प नहीं लगा पाए। अगर कोर्ट को ये लगे कि भी जो प्लेंटिफ ने रीजन दिया है अगर वो सही है तो आपको टाइम दिया जाएगा प्रॉपर वैल्यूएशन और प्रॉपर स्टाम्प लगाने के लिए। जो प्लेंटिफ को वैल्यूएशन के लिए टाइम दिया जाएगा वो सेक्शन 148 सीपीसी और प्रॉपर स्टाम्प लगाने के लिए वो जो टाइम है वो सेक्शन 149 ऑफ सीपीसी में है। अब बात आती है कि जो हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी जिनके अंदर ऑर्डर 7 रूल 11 को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, वो मैं आप सबके साथ एक बार शेयर करता हूँ। दही वैन वर्सेस अरविंद भाई 2020 की जजमेंट है। इसमें हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट का जो ये राइट है ऑर्डर 7 रूल 11 में, ये एक इंडिपेंडेंट और स्पेशल राइट है। इसको हॉनेबल सिविल कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती और जब ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी डिफेंडेंट के द्वारा तो हॉनेबल सिविल कोर्ट है वो सिर्फ प्लेंट को प्रॉपर चेक करेगी कि जो डिफेंडेंट ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो पॉइंट लिया है अगर वो पॉइंट प्लेंट में है तो प्लेंट है वो रिजेक्ट की जाएगी। इसी तरह अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी 1986 के अंदर, इसके अंदर भी हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था ऑर्डर 7 रूल 11 कि कब सिविल कोर्ट प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है। तो आगे इसी तरह हम नए नए टॉपिक साथ आते रहेंगे। और लास्ट में एक आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं आप सबके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ पाए। थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।